बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। सबसे पहले तो बड़ी खबर यही आ गई है कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 असेंबली में पेश हो गया है और आज़ादी इजहार पर पाबंदी की तरफ हम कह सकते हैं ये पहला कदम है, या फिर जो सहाफ़ी हैं, मैं बड़ा मोहतात होकर कह रही हूँ, या फिर सहाफ़ियों को सीधा करने की ये कोशिश है। इसके ऊपर बात करेंगे और इस तरमीमी कानून में मुजव्वज़ा तब्दीलियों के हवाले से जो बात करेंगे उसमें ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एनीहो, इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत भी डेफिनेटली आज़म खान ने जब से अपना मुबैना एतराफ़ी बयान दिया है, कल सारा दिन और आज भी हुकूमत सारा दिन अपनी सियासत इस बयान के ऊपर चमकाती रही है। सवाल ये कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत की दीवार इस एक बयान से ढह जाएगी? इसके ऊपर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जाते जाते गवर्नमेंट जो है अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरियां भी दे रही है, मगर अवाम को भी निचोड़ने की पूरी उन्होंने तैयारी कर ली है। हुकूमत जाते जाते अपने लिए खुद गड़ा खोद रही है, इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब, सोशल मीडिया निकाल लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, कोई भी प्रोग्राम उठा लें, कोई भी सर्वे उठा लें, तज्जियों से भरपूर होता है। तज्जिए बड़े ही तज्जिए होते हैं। मेरा इल्म में भी है और मैं जानती भी हूँ आपके पास कुछ ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। मैं चाह रही हूँ खबरें तो से ज़्यादा ये इसके लिए लफ्ज़ जो है ना वो टोटे है। मेरे पास बड़े मजेदार 2-3 टोटे वायरल बड़े हो जाते हैं। वो नहीं इम्पोर्टेंट खबरें हैं। मगर मैं सिर्फ एक आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि वो जो हमने तरतीब बनाई हुई थी, तो ये जो पैमरा के कानून के अंदर जो तरमीमी बिल आया है, ये हमारी बका का मसला आ गया है। सो हमने सारा एजेंडा साइड पे करके उसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ एक खबर थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इतलात हैं कि पहले जिसका हम पहले भी इशारा दे चुके हुए थे कि ये जिस तरह KP के अंदर इनका वहाँ पे इत्तेहाद जिस किस्म का वो बना और वहाँ पे परवेज़ खटक साहब के इब्तदाई लॉन्चिंग ख़राब हो गई, उस तरह ही ये इस्तेकाम पार्टी के अंदर भी दरारें पहले ही पड़ चुकी थी। अब वो बहुत ज़्यादा, और शायद इस बात का भी इम्कान है कि ये 2 हिस्सों में बढ़ जाए। अच्छा, ये भी 2 अभी ये हो सकता है कि अलीम खान ग्रुप बन जाए और जहांगीर तरीन ग्रुप अलहदा हो जाए, या दोनों अलग-अलग अपनी पार्टी बना लें, क्योंकि इनके बड़े सीरियस इख्तलाफात हो गए हैं। और ये शुरू से ही लड़ाई थी, क्योंकि दोनों जहांगीर तरीन इसको इस तरह ही रन करना चाहते हैं जिस तरह के वो इमरान खान है और बाकी सारे उनके नीचे हैं। अलीम खान अपने आप को वो उतना ही हैवीवेट समझते हैं और वो समझते हैं कि ये बराबरी की जो है नशिस्त बराबरी पे रहनी चाहिए। तो एक चेयरमैन थे और एक प्रेसिडेंट थे। तो लड़ाई जो ज़्यादा शुरू हुई वो इस्तीफ़ों पे हुई कि 2 लोग जो उनके हुकूमत का हिस्सा थे, ओन चौधरी समेत, तो उनको ये कहा गया था कि अलीम खान ने ये अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो तीनों पार्टियों के साथ, हम PTI के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे, नून लीग के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे। और उसके बाद लोगों ने सवाल किया कि जनाब लड़ाई आप क्या करनी है, आपके 2 लोग तो अभी भी हुकूमत का हिस्सा है, मुआवन खसूसी हैं। तो उसके बाद उन पर ये प्रेशर आया कि जनाब रिज़ाइन करें। तरीन साहब ने, मेरी इतला ये है कि इसको रसिस्ट किया कि अभी क्या आखिरी दिनों में क्या वो करना, वैसे ही महीना एक रह गया है, तो ये तासुर देना क्या ज़रूरी है। तो उसके बाद अलीम खान साहब ने उसके ऊपर ज़रा सख्त स्टैंड लिया। उसके बाद वो उनसे इस्तीफ़े दिलवाए गए। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो इन्होंने अपना एक आइन बनाया है पार्टी के इस्तेकाम पार्टी का, उसके अंदर उस मंशूर जो बनाया गया है उसके अंदर तमाम जो इख्तियारात हैं वो चेयरमैन यानी जहांगीर तरीन साहब के पास जाते हैं, और वो जो अलीम खान साहब जो कि प्रेसिडेंट है उनको बड़े कम जो इख्तियारात दिए गए हैं। उसके ऊपर एक लड़ाई बढ़ गई है। सो ये आइंदा आने दिन में इस पर तफसीलन करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने ज़ाती मसले पे, क्योंकि ये इस वक्त आज़ादी इजहार का या प्रेस का, मीडिया का सिर्फ मसला नहीं है। इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान की जमहूरियत की ये जो फेज़ है ये बड़ा ही यूनिक है, और इससे पहले मैं समझता हूँ जमहूरी दौर के अंदर कम अज़ कम इस तरह का नहीं देखा गया कि जब अदालतें इस तरीके से लेट गई हों, तो पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई हो और मुनक़सिम हो, जुडिशरी मुनक़सिम हो, और इलेक्शन कमीशन किसी के काबू में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद होके वो चल रहा है। तो एक मीडिया के ऊपर भी बेताशा पहले ही कदगनें थी, लोग उठाए जा रहे थे, और बेताशा और भी कदगनें थी, फलाने का
नाम नहीं लेना, फलाने की तस्वीर नहीं छापनी, टिकर में ये नहीं जा सकता, वो बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड किस्म का एक हो गया। अब ये जाते हुए हुकूमत जा रही है। अब देखें इनको टोटल 20 दिन 25 दिन इनके टोटल रह गए हैं जी, चंद हफ्ते रह गए हैं, और जाते हुए ये एक जो एक इस कफन के अंदर आखिरी कील ठोक के जाना चाह रहे हैं, और ये एक बड़ा ही शर्मनाक किस्म की तरामीम है, मैं ये कहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनकी पार्टी से भी रेसिस्टेंस आएगी, मज़ामत होगी। हर कोई नून लीग के अंदर बेताशा लोग हैं जो जमहूरी रवायात के साथ खड़े होने वाले हैं, वो भी इसको अपोज करेंगे, मज़ामत करेंगे। पीपल्स पार्टी डेफिनेटली करेगी, बाकी इत्तेहादी भी करेंगे, और हमारी साथी तंजीमें तो बिल्कुल हम ये इंश्योर करेंगे कि वो इसके ऊपर वो करें। तो और प्रेसिडेंट साहब भी मेरे ख्याल सेनेट से भी ये इतनी आसानी से पास नहीं होने लगा। ये टाइम फ्रेम का भी मसला है कि 2 हफ्ते में जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, ये मेरा ख्याल सेनेट के अंदर जो है ये आसानी से पास नहीं होगा। और सदर साहब भी जो इसको अगर नहीं टाइम पे करेंगे तो फिर ये बाद में निगरान हुकूमत के अंदर इसका होना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं उसकी तफसील पे आ जाता हूँ कि उसके अंदर एक बड़ी बारीक जो एक काम किया है वो ये किया है कि उसके अंदर उन्होंने कुछ लॉलीपॉप्स फेंक दिए हैं कि कुछ अच्छी खबरें सहाफ़ियों के लिए डाल दी हैं, तो उसके बाद उसको उससे शुगर कोट किया है। बाकी बड़े सख्त किस्म के जो इसके अंदर तरामीम जो है प्रपोज की गई हैं। होता ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हुकूमत ने, मरियम औरंगज़ेब बीबी ने नेशनल प्रेस क्लब में जाके कुछ मराहत का अनाउंस किया, और उसके बाद उनके ऊपर गुलपाशी की गई। उस गुलपाशी का ये नतीजा हुआ उस मराहत का कि उसके बाद जो इस वक्त जिस तरह इमरान रियाज खान जो है उसके बच्चे रो रहे हैं और वो गायब है, अरशद शरीफ का केस है वो लटके ही जा रहा है, और हमारे कई साफ़ी भाई उनके नाजायज़ पर्चे हो रहे हैं, उनको अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, और जिस तरह का मीडिया के ऊपर कदगनें आ रही हैं, तो उसमें फिर वो ये उम्मीद की जाती है, ये इसका ट्रिक ये होता है कि ये अच्छी खबरें दे के तो इनको बाकी चीज़ों पे राज़ी कर लेंगे, और राज़ी यूनियन हमारी तो कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही, किस किस्म की नहीं आ रही, और वो बिल्कुल इसके अंदर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। तो ये इसके अंदर भी जो कुछ अच्छी चीज़ें मैं बता दूँ जो उन्होंने की हैं, अच्छी से शुरू करते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी का पाबंद बनाया गया है। ये हर हमारे साफ़ी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत मसला है कि यह तनख्वाहें मिलती नहीं हैं, या कम मिलती हैं, या मिलती वक्त पे नहीं मिलती, कई 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। उसके बाद 2 माह के अंदर ये अदायगियाँ की जानी चाहिए। उसके बाद अगर नहीं की जाएंगी तो पाबंदियाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये पैसे नहीं मिलेंगे तो उनको पाबंद किया गया है कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, मालकान के खिलाफ। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा और शिकायत काउंसिल की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी के तमाम फैसलों अहकामात की पासदारी का पाबंद बनाया गया है कि ये तब इनके लाइसेंस और बाकी चीज़ें होंगी अगर वो पैसे देंगे। ये सारी अच्छी वर्कर्स के लिए तो ख़ास तौर पर वो करेंगे। यहाँ मालकान के लिए भी उन्होंने बीच में कर दिया कि ब्रॉडकास्ट मीडिया का लाइसेंस जो होता था वो 10 साल का था, तो अब 20 साल के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस 10 साल के अरसे के लिए कर दिया है। सो मालकान को भी खुश होंगे। उसके बाद फिर तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वफाक और सूबाई सतह पर हुकूमती इश्तहारात मुतल्लिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फराहम नहीं किए जाएंगे। जो अदारा पैसे नहीं देगा, तनख्वाहें नहीं देगा, उसको इश्तहारात उसके बंद कर दिए जाएंगे। ठीक। और नाफिजुल अमल फीस अदा करनी होगी, जो पहले थी उसका एक इशू चल रहा था, लेकिन इसमें सालाना मजमूई तशहीरी आमदन शामिल नहीं की जाएगी, ये एक इशू चल रहा था। सो ये एक मालकान के लिए और वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबरें मिला जुला पैकेज दिया हुआ है। उसकी आड़ में जो ख़तरनाक चीज़ें डाली गई हैं वो मैं अब जल्दी से पढ़ देता हूँ। हमें उसके बाद ज्वाइन कर चुके हैं हमारे से भी बहुत ज़्यादा हम इनके ये हमारे आगे आगे रहे, क्योंकि ये साफ़ी जंग आगे लड़ते रहे, हम इनके पीछे पीछे लड़ते रहे। इनकी सारी उम्र ही 30-35 साल हमारी ये मज़ामती साफ़ती हकूक़ के लिए होती रही है, इसलिए मज़र ने तो ये पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी, मैंने इनका ट्वीट भी देखा है। मैं नाज़रीन के लिए क्विकली ज़रा दोहरा देता हूँ कि इसके अंदर क्या तरामीम पेश की जा रही हैं
कि बिल की इब्तदाई में ख़बर की जगह मुसद्दक़ा ख़बर। अब ये मज़र से पूछेंगे कि जनाब ये मुसद्दक़ा ख़बर की डेफिनेशन क्या होगी, ये हुकूमत तय करेगी। याद रहे कि हमारा अपना एक कोड ऑफ एथिक्स है और वो हमने बड़ी मेहनत से, मज़र ख़ास तौर पे जब यूनियन के प्रेसिडेंट थे, सारे कोड मिला के हमने एक उस सबको इकट्ठा करके किया गया। ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर इसमें तहम्मुल और बर्दाश्त, ये भी एक डेफिनेशन है, इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। हम तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे मजहबी फ़िरका वारियत के वाले से तहम्मुल होना चाहिए, मगर हुकूमत और रियासत की शायद डेफिनेशन तहम्मुल और बर्दाश्त की वो डिफरेंट हो सकती है। फिर ये है कि अच्छी बात है मुआशी तवानाई की तरक्की और बच्चों के मतलब मवाद होना चाहिए, औरतों के मतलब भी होना चाहिए, बिल्कुल ये एथिक्स में है। मगर इसको एक आप कंडीशनल बना दें कि जी इस तरीके से ये डिटर्मिन करेंगे कि मवाद किस तरह का टीवी चैनल्स ने देना है, कोई इसको प्रोपोर्शन बना दी जाए और न्यूज़ वैल्यू को बीच में से निकाल दिया जाए, तो वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसकी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं कि ये क्या, किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। फिर उसी तरह ये माशरे में तहम्मुल के फ़रोग का मवाद अपनी नशरियात में, तो बिल्कुल हम भी यही एथिकल बात है, मगर डेफिनेशन की अगेन मसला हो जाता है। फिर अमूमी तरक्की, तवानाई, मुआशी तरक्की से मुतल्लिक मवाद भी नशरियात में शामिल किया जाएगा। वो बिल्कुल पहले भी शामिल किया जाता है, मगर इसके अंदर इशारा ये लगता है, हमें डर ये होगा कि ये अगर तरक्की नहीं हो रही मुल्क में और मुआशी मसाइल हैं जैसा कि हैं, महंगाई जैसा कि है, तो क्या हमने सिर्फ, हमारे पे लाजिम है कि हमने सिर्फ मुस्बत पहलू देना है? बिल्कुल हम भी एथिकली ये कहते हैं, हमारे कोड्स में भी है कि मुस्बत खबरें भी देनी चाहिए ताकि मुआशरे में बहुत ज़्यादा ये एक डिप्रेशन ना आए। ये बिल्कुल एथिकल एक चीज़ है। उसके बाद मैं क्विकली कर देता हूँ कि सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि डिसइंफॉर्मेशन की तशरीह भी जो है ना तरमीम के ज़रिए बिल में शामिल की गई है कि पहले जो इस तरह का कैमरा का कानून बनाया गया था उसके अंदर वो काफ़ी जो हमारी यूनियंस हैं और सहाफ़ती नुमाइंदे हैं उनको शामिल किया गया था, उनसे भी बहसें हुई थी, पार्लियामेंट में बड़ी डिस्कशन हुई थी, उनको इनकॉर्पोरेट करके बनाया था। अब ये यूनिलैटरली जो है ये डिसइंफॉर्मेशन की वो करेंगे, जबकि पहले कानून भी मौजूद हैं, पैमरा के अंदर भी डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से वो हैं। फिर डिसइंफॉर्मेशन से मुराद वो खबर है जो काबिल तस्दीक ना हो, गुमराह कुन, मन गढ़त, साजबाज से तैयार करदा हो या जाली हो। बिल्कुल हम भी यही कहते हैं, कौन कह सकता है कि ये चीज़ें ना हो, मगर अगेन डेफिनेशन का है, कौन इस बात का तयन करेगा कि ये गुमराह कुन है और ये डिसइंफॉर्मेशन है। फिर मुतल्लिका शख्स का मौक़िफ़ लिए बगैर दी गई खबर डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ में शामिल होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये हम भी यही कहते हैं, ये हमारी एथिक्स तमाम हमारे जो ये मौजूद है और ये कवानीन के अंदर भी, ये पैमरा के अंदर पहले ही मौजूद है कि दूसरे का वर्जन लेना बड़ा ज़रूरी है। फिर मिसइंफॉर्मेशन से मुराद वो मवाद है जो जांच के बाद झूठ साबित हो या गलती से नशर हो गया हो। ये पहले ही ये तमाम चीज़ें पैमरा के कानून में मौजूद हैं, ये पता नहीं नई डेफिनेशन क्या लेके आ रहे हैं। और लास्टली मैं ये करूँ, उसके बाद मैं मज़र से जानना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आने वाली खिलाफ वर्जी इस बिल के तहत संगीन खिलाफ वर्जी होगी। पहले ही जो है वो हमने इसकी रखी हुई है कि पैमरा के जो कवानीन हैं वो उसकी वजह से अब ये संगीन खिलाफ वर्जी की डेफिनेशन हमें देखनी होगी से इनकी क्या मुराद है, क्योंकि पहले उसका इफ़ेक्ट जो है वो जुर्माने या इस हद तक है, उसकी क्रिमिनल का हक नहीं पैमरा को दिया गया। तो इससे पता नहीं क्या डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। तो ये साथ में लास्ट में है कि 2 मेंबर्स पैमरा के अपनी मर्जी से डालेंगे, शायद ये उतनी बुरी चीज़ ना हो। एक PFUJ का नुमाइंदा होगा और एक ब्रॉडकास्टर्स का होगा। तो लास्टली बस कि पैमरा के इख्तियारात चेयरमैन किसी रुकन या अथॉरिटी के अफसर को तफवीज़ हो सकते हैं। हाँ। ये सबसे ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है गवर्नमेंट जब भी चाहे, जिस तरह के ऑलरेडी पैमरा एक टूल बन गया हुआ है कि वो अपनी मर्जी के किसी अफसर को कहेंगे आज से चेयरमैन अगर हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, जो कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो आप फलाने अफसर को जो है ना इनके इख्तियारात दे दें या फलानी अथॉरिटी को दे दें। ये एक बड़ी क्वेश्चनेबल है। हाँ। मगर मैंने ये ख़ास तौर पर नाजरीन को बताने के लिए, आप तो ऑलरेडी मैं ट्वीट देखा, आपको ने पढ़ लिया होंगे, मैं चाह रहा हूं आप एक जरा मुफस्सल इसके ऊपर अपना इंफॉर्मेशन दे दें, अपना व्यूज दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर और सरवत।
देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसने प्रिंट मीडिया को दफन कर दिया। यानी जब आप सिर्फ तनख्वाहों की बात कर लें तो तनख्वाहें क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की डिले होती हैं? तनख्वाहें तो प्रिंट मीडिया की भी डिले होती हैं। तो अगर प्रिंट मीडिया के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या सेफ गार्ड्स हैं इसके अंदर? दूसरी, देखिए, हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मुसलसल रही हैं और ये भी जो ड्राफ्ट आया है इन हेस्ट लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि मीडिया के स्टेक होल्डर से ये ड्राफ्ट शेयर किया गया है या नहीं किया गया, मेरे ख्याल में नहीं किया गया। बेहतर होता कि अगर तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एक मुश्तरका ड्राफ्ट बनाती और सबके दस्तखत से वो मुश्तरका ड्राफ्ट जो है वो जारी किया जाता। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, शायद बेहतर। मैंने बारहा, ये पहली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आमिर, आप, मालिक और गफर अब्बास जो है वो 2008 में हमने मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन का ड्राफ्ट बनाया था, बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का ड्राफ्ट बनाया था, जिसको मैंने उस वक्त से लेके आज तक 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जिनको मैंने ये भेजा ना हो। और वो सबसे बेहतर सलूशन था प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लिए कि जी आप एक कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं। उसका सारा क्राइटेरियन मौजूद था, किस तरह वो कमीशन बनेगा, किस तरह वो हुकूमत या किसी के भी उससे इख्तियार से बाहर होगा, और उसमें जो शिकायत हैं किसी को फेक न्यूज़ के हवाले से, डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से और किसी चीज़ों के हवाले से, वो उस फोरम को अप्रोच कर मैं अगर सिर्फ मज़र इसके अंदर ऐड करता जाऊं कि ये जो हमने ड्राफ्ट बनाया था, इस तमाम जो खित्ते के और दुनिया के तमाम जो इस तरह के कंप्लेंट कमीशन से उनको देख के, और इसके अंदर मेजॉरिटी जो रखी गई थी वो नॉन जर्नलिस्ट की रखी गई थी, और ये बिल्कुल तमाम कंसेंसस से, स्टेक होल्डर से मर के ये बनाया था, मगर वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो और आपको याद है वो इंटरनेशनल समिट में जो, वो गालिबन उस वक्त शेरी रहमान साहिबा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी, वो उन्होंने उस सेशन को प्रिजाइड किया था जिसमें सारे लोग मौजूद थे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनियन, दुनिया भर की जो सबसे बड़ी यूनियंस की फेडरेशन है, उनका भी उसके ऊपर अप्रूवल आया था कि ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट है, और वो हमारा वॉलंटरी था। हमने खुद कहा कि बिल्कुल हमारा एहतसाब बड़ा ज़रूरी है, हम खुद अपना एहतसाब करने चाहते हैं। वो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। जी प्लीज़। अब ये जो चीज़ आई है, ये देखिए, एक तो चीज़ ये है कि पैमरा के ऊपर पैमरा इसको करेगी। पहली चीज़ ये कि अभी हमें देखना है APNS या PBA का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। एक ऐसी चीज़ें क्यों बनाते हैं जिसमें सब मिलकर ना बनाएं। एकदम एक ड्राफ्ट जो है वो यकायक बिल की शक्ल में सामने आ गया, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा खुद इसको भुगत चुकी हैं आज 2016 में, जब उन्हें रातों रात पता ही नहीं था, एक ड्राफ्ट आ गया और वो दूसरे दिन बिल की सूरत में पेश किया जाने वाला था। उनको जब रात को बताया गया, फिर उसकी इंक्वायरी हुई, फिर उस सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, फिर वही चीज़ दोहरा दी गई है। इसमें जिस तरह आपने कहा, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं और हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि मीडिया वर्कर सेफ गार्ड है, लेकिन हमारा मसला सिर्फ अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमारा मसला फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी है। अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कर सकती हैं कि न्यूज़ क्या होती है, ऑथेंटिक न्यूज़ क्या होती है? न्यूज़ होती ही ऑथेंटिक है, और अगर नहीं है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है कि डिसइंफॉर्मेशन है कि फेक न्यूज़ है। इसको डिटरमिन कौन करेगा? क्या ब्यूरोक्रेट्स करेंगे डिटरमिन? क्या पैमरा का चेयरमैन करेगा डिटरमिन कि क्या चीज़ डिसइंफॉर्मेशन है, क्या चीज़ फेक न्यूज़ है? और हुकूमतें ये बनाने से पहले ये नहीं सोचती कि कल वो अपोजिशन में होंगी, फिर इस कानून को किस तरह यूज़ किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी पूरा ड्राफ्ट जब हम सामने देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं वो डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब पैक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे थे, उन्होंने वो भी बिल्कुल एक तरीके से सब चीज़ों को सप्रेस करने के लिए कोशिश की। अब आर्टिकल 19 ले लें, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है आर्टिकल 19, इसलिए कि आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को नहीं एश्योर करता। वो आर्टिकल 19 में अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पे आपने हर तरह की पाबंदी लगा दी है। अब आप किसी भी इदारे के
अगर सियासी किरदार को मैं तनकीद का निशाना बनाऊं तो मुझे बनाना चाहिए, उसको आप इस क्लॉज के तहत मुझे सजा नहीं दे सकते। अभी मैं ऐड कर दूं मज़हर कि अभी वो रीजनेबल वाली बात तो निकल गई है, अभी संगीन खिलाफ वर्जी का बार बार जिक्र है और 29A के नए सेक्शन के तहत 10 लाख रुपए, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। ये उन चीज़ों पे जिसकी डेफिनीशन जो है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर से ओपिनियन नहीं लिया गया कि जनाब क्या चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ जो है वो मुफाद में है और क्या चीज़ नहीं है। प्लीज़। और आमिर, पिछले 2 साल से, यानी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, शीरी मज़ारी साहिबा ने जो बिल पेश किया था उनकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने, उस पर आज तक जर्नलिस्ट सेफ्टी कमीशन नहीं बनाया गया। 2 साल हो गए हैं। मैंने ज़ाती तौर पे मिनिस्टर साहिबा को कहा था वो किधर है, जर्नलिस्ट सेफ्टी कमीशन किधर है। हो सकता है कि अगर आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले या 1 साल पहले वो बना दिया जाता तो हो सकता है कि वो कमीशन आज अरशद शरीफ के केस में जीआईटी से ज़्यादा आगे जाके काम कर चुका होता। आज इमरान रियाज के मसले पे वो कमीशन अगर होता तो कमीशन इन सबको बुला सकता था। सही। आप एक अच्छा ड्राफ्ट बनाते हैं, एक अच्छा बिल बनाते हैं, उसके बाद उसको उठा के साइड में फेंक देते हैं। सिंध में एक अच्छा ड्राफ्ट बनाया गया, कमीशन भी बनाया गया, लेकिन इस बजट में उसके लिए कुछ सैंक्शन ही नहीं किया गया और दूसरी जगहों पे इधर उधर पैसे दे दिए गए। जो कानून के तहत कमीशन बना था उसको नहीं दिए गए। तो हमारे यहाँ जो अप्रोच है वो अप्रोच ये है कि पाबंदियां ज़्यादा लगा दो, पाबंदियों के ज़राए ज़्यादा कर दो, सजाएं डिटरमिन कर लो, लेकिन ये मज़हर ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा हम इस पे तशवीशनाक है हमारे लिए कि इस वक्त ऑलरेडी ही सारी जो जमहूरी सो कॉल्ड माहौल है वो बहुत ज़्यादा कुशीदा है कि जब तमाम इदारे वो बड़े कंट्रोल्ड हैं या इररेलेवेंट हैं या मुनक़सिम हैं, उसमें मीडिया पहले ही बहुत ज़्यादा टारगेटेड है और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के अंदर काम कर रहा है। तो जब ऐसे मौके पे ये लाया जाता है तो ज़्यादा तशवीशनाक हो जाता है कि ये चाहते क्या हैं। मुझे बताएं आमिर, पीटीवी किसको अकाउंटेबल है? जो सरकारी मीडिया है उस पे जो मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन चलती है, उस पे जो मुसलसल फेक न्यूज़ चलती हैं, वो नेशनल मीडिया है उसका। अगर आप ओरिजिनल चार्टर पढ़ें, उसको हर गवर्नमेंट और हर पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हम इसे ऑटोनोमस करेंगे। किसी एक पार्टी ने ऑटोनोमस करने की कोशिश नहीं की। मैं इसमें मजीद आपको ऐड कर दूं कि आज एक और जो खबर आई है कि 15 रुपए जो है ना हर आदमी के बिल में रेडियो पाकिस्तान सुनने के लिए वो बिल के अंदर, बिजली के बिल के अंदर आया करेंगे। जिस तरह के पीटीवी के बिल के लिए 35 रुपए पहले ही बिल के अंदर आते हैं, हर एक पे देखे या ना देखे। अच्छा, ये मिसाल दी जाती है कि जी बीबीसी भी इस तरह ही यूके के अंदर जो है हर एक को उसका बिल देना पड़ता है, मगर खुदा के लिए बीबीसी से मुवाजना ना करें। पहली बात, दो बहुत बड़े फ़र्क हैं। एक ये कि बीबीसी जब ये पैसे लेता है तो वो फिर इश्तिहार नहीं लेता, वो सारा ही इसी पैसे पे चलता है। दूसरा, उसका एक वो रियासती इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा नहीं, और उसका एक बोर्ड है बड़ा ही ऑटोनमस, और ये बड़ा ही इसके ऊपर पब्लिक चेक्स होते हैं कि जनाब आप उसको एक प्रोपेगेंडा का टूल नहीं बना सकते। और ब्रिटिश पब्लिक जो कि उसके लिए पैसे हमारे 35 रुपए की तरह देती है, तो ये पैसे भी ले लेते हैं, इश्तिहारात भी लेते हैं, फिर प्रोपेगेंडा भी बनता है। और प्रोपेगेंडा जिस तरह आपने कहा कि उसका कोई एहतसाब नहीं है। देखिए, आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं अपने प्रोपेगेंडे के लिए, यानी प्रोपेगेंडा हुकूमत का हो, पैसे मैं दूं। यानी मैं जो पीटीवी देखता नहीं हूं, मैं जो रेडियो सुनता नहीं हूं, रेडियो पाकिस्तान, मुझसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं और जबरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं, गन पॉइंट पे वसूल किए जा रहे हैं, ये कहकर कि जी आप इसमें शामिल करें। पहले वो आप मेरी तवक्कुआत के मुताबिक तो रेडियो पाकिस्तान बनाएं, मेरी तवक्कुआत के मुताबिक तो पीटीवी बनाएं। उसका कई सालों पहले असलम अजहर साहब ने प्रपोज किया था कि भाई इसका सिर्फ एडिटोरियल बोर्ड इंडिपेंडेंट कर दो, बाकी चीज़ें छोड़ो।
एडिटोरियली पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर दें, इसको ऑटोनमस कर दें, इसको एडिटोरियल बोर्ड, बाकी तो नेशनल एक हमारा स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है वो रहे, उसका एक नेशनल कैरेक्टर हो, लेकिन एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट बोर्ड के अंदर हो। वो हर हुकूमत, हर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ताबे ना हो, उसको कोई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैठ के जो है वो डिक्टेट ना करे, उसे कोई मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हर वक्त बैठ के डिक्टेट ना करे। तो पैमरा और प्राइवेट टीवी के लिए तो आप सदा वो कर रहे हैं, और पीटीवी का अकाउंटेबल नहीं है, और अकाउंटेबल भी नहीं है, और लोगों से कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती लोगों से उसकी फीस वसूल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस पर शदीद एहतजाज होना चाहिए कि पहले तो आप पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान का एक नेशनल कैरेक्टर बनाएं, ताकि वो तमाम पार्टियों, हुकूमतों से बालातर हो, और वो देखें इन चीजों को, फिर लोग क्यों नहीं देंगे पैसे। मैं मजर एक प्रपोज करना चाहूँगा। ये मेरे ख्याल हम सबको, आपको, मुझे और हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, सबको ये करना पड़ेगा। आप वाले ने अभी जो कंप्लेंट कमीशन का एक मिसाल दी, आप उस वक्त, आप और हुमा अली प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी थे, तो आपने एक कमीशन किया था और एक कमेटी बनाई थी जिसमें मैं, ज़फ़र अब्बास और मोहम्मद मालिक थे कि हम आपके बिहाफ पे ये वो बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये कहा ये हमारी यूनियंस पे, क्योंकि मुझे वो इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो गुलपाशी छोटी छोटी मुराद के ऊपर कर लेते हैं और फिर चुप कर जाते हैं। तो ये अब वक्त आ गया है कि उनको, अगर को नहीं कर रहा तो उनसे करवाया जाए कि कमेटी सीनियर्स की एक बनवाई जाए, तमाम एक कोई टाउन हॉल मीटिंग टाइप किया जाए और इसके ऊपर एक्टिविज़म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वरना ये अगर ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है, ये बजाय इसके कि पहले ही चीज़ों का अजाला करें जो पहले ही कदगने हैं, तो ये नई रोज़ बढ़ रहे हैं। और ये जाते वक्त बिल्कुल 2-3 हफ्ते रह गए इनके, और जाते वक्त ये करके जा रहे हैं। उसके पीछे मुझे इनकी मंतक नहीं समझ आती कि क्यों कर रहे हैं। मुझे आमिर यही डिस्टर्बिंग बात है। या तो आप 15 महीने पहले करते, लेकर आते 1-2 महीने में सबसे डिस्कस करते। मेरे ख्याल में तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज़ को यूनाइटेडली, क्योंकि बदकिस्मती से तकसीम बहुत है, यूनाइटेडली कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक राय करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और इवन अवामी सतह पे मैं ताज्जुब है कि जो अपोजिशन वहाँ बैठी है, जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, शहरी रहमान बैठी हुई हैं, खुद मतलब है हेरल्ड की एडिटर रही हुई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रही हुई हैं, और इस तरह के मसाइल पे हमेशा बोलती भी हैं। मैं पहले आपके ज्वाइन करने से कह चुका हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के अंदर खास तौर पे और शहरी रहमान जो है इस पे आवाज़ उठाएंगी। टीवी और रेडियो को ऑटोनमस बॉडी बनाएं, उसके बाद आप फीस लें उन लोगों से। मैं कोई यहाँ लोग पीटीवी ना देखें, पीटीवी पे आपका प्रोपेगेंडा सुने और आपको पैसे दें, ये क्या बात हुई। आप पहले उसको, लोगों का कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करें पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पे। तो मेरे ख्याल में अप्रोच ये होनी चाहिए, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि अब आप जा रहे हैं, जाने से अगर आप 4-5 महीने पहले ये सारी चीज़ें करते, एक्सरसाइज करते, तो बात समझ में आती। आप जाके एक ऐसी कंट्रोवर्सी को छोड़ के इंटरम केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। असेंबली से आपने इन हेस्ट कल पास करने का मूड है आपका, कि किसी तरह जल्दबाजी में। तो मेरा ख्याल है जो कोalition पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई, ANP हो गई, ये जमातों को चाहिए, और इवन PMLN के लोगों को चाहिए, उसमें भी मुशाहिद हुसैन वगैरह जैसे लोग बैठे, इनको चाहिए कि इस तरह इन हेस्ट इस तरह के कवानीन ना बनाएं। बिल्कुल इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, इसमें कंसर्न वाली बातें भी हैं, लेकिन एक यूनानिमिटी पैदा करें, एक यूनानिमस तरीके से चीज़ों को वो करें, अडॉप्ट करें, तरीक़ेकार को अडॉप्ट करें, उस तरह चीज़ों को बनाएं। वरना आप तो चले जाएंगे, लेकिन कल आपको यही कानून पिच करेगा, कल आपको यही मजर ये हमारे साथ जो है ना, आप रहिएगा, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में भी आप रहिएगा, ये भी बातें करेंगे और कुछ सियासी बातें भी आपसे करना चाहेंगे। तो बिल्कुल अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। मजहर अब्बास साहब तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ब्रेक से वापस आके पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पे जब से आज़म खान का मुबैना इतराफ़ी बयान है, उसके बाद से सियासत के अंदर एक नई हलचल है और चीज़ों को एक नए पैराए की तरफ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मजहर अब्बास साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब पॉलिटिक्स पे जाएंगे, मगर पैमरा पे कुछ बात अभी मैं लास्ट एक बात कर दूं कि हमारा हमेशा से ये साफ़ी बरादरी का मौक़िफ़ रहा हुआ है कि आपके पास जो है ना ऑलरेडी डेफेमेशन के लाइबल के लॉज मौजूद हैं। आप अदालती निज़ाम ठीक करें। जिस दिन आपने वो जल्दी फ़ैसले शुरू होने हो गए, जिस तरह के बाकियों के फ़ैसले हों करेंगे, तो फिर खुद ही खुद सबसे बड़ा ये चेक ऑटोमेटिकली एहतसाब का आ जाएगा। एक दफ़ा किसी को जुर्माना होगा डेफेमेशन में, 100 दफ़ा सोचेगा। ये तमाम चीज़ें जिसके लिए आपको ये तशवीश है। मगर अदालती निज़ाम का लतीफ़ा ये है कि आज जनरल मुशर्रफ मरहूम जो हैं, उनका 2013 में उनको नाअहल किया गया था, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दी थी। तो आज 10 साल गुजर गए हैं, 2 गवर्नमेंटें भी गुजर गई हैं। आज फैसला आया है कि जनाब मसूफ़ जो हैं दरख्वास्त गुजार जो थे वो फौत हो चुके हुए, तो लिहाजा इसको इस दरख्वास्त को जो है ना रद्द कर दिया जाए। तो इस बात पे हुई। तो ये तो अदालती निज़ाम की सूरत हाल है कि 10 साल लग गए, लोग मर जाते हैं और फैसले नहीं होते हैं। तो ये तो है साइड स्टोरी। मेन स्टोरी जो मैं मदद से बात करना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त एक अजीब सी सॉ चलता है, ये सी सॉ की गेम कि एक तरफ तख्ता जो है ना वो यूँ ऊंचा कर दिया जाता है, एक तरफ नीचे कर दिया जाता है। एक तरफ तो पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनकी डबल सेंचुरी होने वाली है केसेस की कि 180 से वो 170 से 180, जब मैं करता हूँ तो ये मेरी टोक देती हैं, अब 185 हो गए। तो वो 2 डबल सेंचुरी करने वाले हैं केसेस की। और अगर मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि ये कोई इतना अक्लमंदी की बात भी नहीं है। अगर आपने किसी को फंसाना हो तो नवाज शरीफ साहब एक केस के अंदर ही जो है पनामा के अंदर जो है वो नाअहल हो गए थे। ये जब आप 180 केसेस करते हैं उससे आपकी सारी जो काविश होती है उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। हाँ। तो उनको जो है 200 केसेस उनके रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ जल्दी में जिस तरह के पहले सलमान शहबाज शरीफ साहब विक्ट्री निशान बनते गए, तो आज जो है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी उस केस में फारिग हुए जिसमें हमें बताया गया था कि जनाब ये 16 अरब रुपए का केस है और इसके अंदर 17,000 जो है ट्रांजैक्शंस थी। पूरी तफसील दी गई थी। वो तकरीबन 7 वॉल्यूम थे। हाँ। 7 उसके वॉल्यूम्स थे और 4,000 सफ़े पे थे कि इस पैसे से जो है फलाने चपरासी के नाम पे जो है पैसे आए और ये कैश में निकाले गए। सो लिहाजा इस तरह के केसेस जो हैं फारिग हो रहे हैं। बाकी रोज़ के रोज़ जो है नए जो है वो एक तरफ ऐड हो रहे हैं। क्या कहेंगे मज़हर आप? देखिए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उस पर कई सालों से ये सवालात उठ रहे हैं। वैसे तो पूरा मादी ले लें हमारी जुडिशरी का, लेकिन अब बहुत संजीदा सवालात उठ रहे हैं कि हम अगर सुपीरियर जुडिशरी के लेवल पे हमारा ये माइंडसेट है, हाई कोर्ट्स के लेवल पे ये अप्रोच है हमारी कि हम साल पुराने केसेस तो फाइल कर देते हैं, पेंडिंग में चले जाते हैं। जिस तरह भी आपने ये मिसाल दी, अब ये केस जो जनरल मुशर्रफ वाला केस था, ये इसमें कितना टाइम लगता आपको, इसको डिस्पोज ऑफ करने में आपको कितना टाइम लगता। उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया जज ने। अब वो फैसला भी मुझे अजीब व गरीब लगा डिस्क्वालिफिकेशन का, तमाम तर मरहूम से इख्तलाफात के बावजूद कि आपने कर दिया डिस्क्वालीफाई। अब उनकी अपील है, उस पर फैसला पेंडिंग है। 10 साल बाद आप एक आदमी की डेथ हो गई सिर्फ इंफ्रक्चर्स करने के लिए, सिर्फ फाइल खोलने बंद करने के लिए आपने उसकी डेट फिक्स की ताकि वो उसको इंफ्रक्चर्स करके फाइल क्लोज कर दी जाए। और पता नहीं एक फैसला चंद साल पहले हुआ था कि एक शख्स को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट किया, और जब वो उसका एक्विटल ऑर्डर लेके वहां गए तो पता चला उसको ऑलरेडी फांसी हो चुकी थी। किससे पूछा गया, कौन जिम्मेदार था उस शख्स को जिसको फांसी चढ़ा दी गई? किसी एक आदमी को अकाउंटेबल किया गया उसमें। यानी एक आदमी जिसको हाईएस्ट कोर्ट ने बेगुनाह डिक्लेयर किया, वो फांसी चढ़ गया। हमारे यहां कोई ये सिस्टम ही नहीं है कि भाई
उनको सैक कर देना चाहिए था जब जो इन चीज़ों को। और आज भी पता नहीं साल से, मुझे याद है मैंने कोई 83-84 में स्टोरी की थी, 27 साल एक आदमी जेल में था और उसकी जब कोर्ट फाइल मैंने देखी थी तो वो मट्टी हटाते मुझे बड़ा टाइम लग गया था सेशन कोर्ट में। For 27 years he was never produced in any court. For 27 years उसको जब रिहा किया गया उसने कहा मैं कहां जाऊं, मुझे क्या पता। मेरी उसको पंजाब के किसी गांव में बेचारा रहता था, उस वक्त अंसार बर्नी के थ्रू वो रिलीज हुआ, अंसार बर्नी उसको लेकर गया उनके गांव, वो नहीं पहचान सका अपने उसको, उसके सारे घर वाले कहाँ थे कुछ पता। उसने तो फिर जेलर से दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ नौकरी दे दें जेल के अंदर, अब मैं कहाँ जाऊँगा। इस तरह के बेशुमार केसेस आपके यहाँ पेंडिंग हैं, 18, 19, 20 साल। और पॉलिटिकल केसेस फौरन टेकअप कर लिए जाते हैं, फौरन हाईएस्ट कोर्ट में 184(3) वहाँ लग जाता है, और जगहों पे लग जाता है, खटाखट कोर्ट है, क्योंकि टेलीविजन चैनल 7 से 11 तक उसको डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी उस ग्लैमर में आ गई है साल से, जो पीछे केसेस हैं उनको फाइल कर दिया जाता है। और अपने रूटीन के केसेस जो है उनको डिस्पोज ऑफ अदालतें नहीं कर रही, टॉप से लेके नीचे तक। मगर जोर ये होता है कि जिस तरह ये मीडिया के लिए एक स्पेशल कवानीन बना दिए जाएं, स्पेशल जो है कोर्ट्स लगा दिए जाएं, खसूसी अदालतें दहशतगर्दी के लिए। और ये आजकल जो ये केस चल रहा है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने में, मैं इस पे चाहूँगा कि आपके व्यूज़ लूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें भी दरमियानी रास्ता ढूंढने की तरफ माइल नज़र आती है। पहले उनका जो फीलिंग आ रही थी, वाइब्स आ रही थी कि वो इसके बहुत ज़्यादा हक में नहीं थे, मगर अब उन्होंने खुद ही कहा है अटॉर्नी जनरल साहब से कि हुकूमत से हिदायत लेके वो ये बताएं कि क्या 2 चीज़ें कर सकते हैं आप। एक ये कि अपील का हक दे दिया जाए आर्मी एक्ट के अंदर, दूसरा ये कि आप रीजंस नहीं, क्योंकि आर्मी एक्ट में होता है गिल्टी नॉट गिल्टी, तो आप उसके अंदर आप रीजंस दे सकें कि किस वजह से इसको गिल्टी करार दिया गया है। तो ये जो दरमियानी रास्ता है मज़र, इसका ये मुझे तो मैं तो आप और मैं तो हम स्टूडेंट्स ऑफ लॉ और एज ए रिपोर्टर ही स्टडी करते रहे हैं, पर मेरे जहन में काफ़ी आइन की शक्कें आती हैं जिससे ये मुतसादब होते हैं। देखिए आमिर, सिविलियंस के केसेस माजी में भी मिलिट्री कोर्ट्स में बहुत से चले हैं। मतलब फेमस केस जो था हालिया तारीख का, वो जाम साकी केस था। उस केस के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फॉर द फर्स्ट टाइम अपेयर हुई थी एज ए विटनेस। और सिर्फ वही नहीं, कोई कम से कम 50 के करीब पाकिस्तान के लीडिंग पॉलिटिकल लीडर्स उस केस में अपेयर हुए थे। और वो 3 रुकनी कोर्ट था, मिलिट्री कोर्ट का, हेडेड बाय परहैप्स अ ब्रिगेडियर। उसमें एक और केस था जो पीपल्स पार्टी के एक अयाज समूह के उसमें था। उस केस में मुझे भी एज ए विटनेस बुलाया गया था, क्योंकि अखबार में खबर छपी थी, वो डिफरेंस था कुछ डेट ऑफ अरेस्ट का उसके अंदर। तो सिविलियंस के होते रहे। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि एंटी टेररिज्म एक्ट जब 1997 में बना तो उसकी स्पिरिट क्या थी? उसकी स्पिरिट ये थी कि क्योंकि फैसले जल्दी नहीं होते, इसलिए एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 7 डेज में फैसले होंगे। ये लिखा हुआ है 97 में। वो फैसले डिले होते गए, कोर्ट में शुरू में फैसले दिए, 7-7 दिन में फैसले दिए, क्योंकि उस ज़माने में किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत हो रही थी। उस ज़माने में जो है वो ख़ासतौर पे बच्चों के अगवा बहुत हो रहे थे और टेररिज्म के वाक़यात हो रहे थे, तो उसी लिए बनाए गए थे। अब हुआ ये कि उसमें सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ तो फैसला महीने भर में, 2 महीने में हो जाता था, लेकिन 10-10 साल हाई कोर्ट में अपील में निकल जाते थे उसमें। तो वजह एक टेर मौजूद है आपका। तो मेरे ख्याल में तो क्योंकि उसकी स्पिरिट यही थी ना, आप एंटी टेररिज्म कोर्ट में आप ट्रायल करें, आप उधर अच्छे जजेस लेकर आएँ, स्पीडी जस्टिस सिस्टम नायद करें। आखिर मॉडल कोर्ट का आसिफ सईद खोसा के ज़माने में आया था मॉडल कोर्ट का, वो मर्डर केसेस भी वो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जब आप मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है आर्मी एक्ट मौजूद है, तो कानून के तहत मौजूद है,
लेकिन जितना बेहतर हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप मुझे बताएं, जो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं वो जब सिविलियन पोजीशंस पर आते हैं, कोई पीआईए की पोजीशन में आता है, सिविल एविएशन में आता है, कि इलेक्ट्रिक में आता है, वहां अगर उनके साथ कोई ऑफेंस होता है तो क्या वो सिविलियन कोर्ट्स में डील किया जाता है? उनको अपने ही कोर्ट में वो डील करते हैं ना। हालांकि ऑफेंस जो है हर चीज का घूम फिर के तमाम इश्यूज जो हमने आज बात की हैं, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हैं या बाकी चीज़ों से, वो यही है कि जुडिशल रिफॉर्म्स कि आप अपना निज़ाम अदल जो है वो ठीक करें और लोगों को इंसाफ जल्दी मिले। उसमें ये जो शिकायत रहती हैं कि जनाब इस तरह के जो बहुत ही ख़तरनाक नौइयत के या कौमी सलामती से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा देर, तो उसका भी इलाज यही, हर चीज़ का यही इलाज है। मैं क्विकली आपकी ना व्यूज़ देना चाहूँगा सियासी महाज पे कि आज जो है PMLN ने अपना वो एक बता दिया है कि स्लोगन जो होगा हमारा वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, ये स्टार्ट होगा। तो ये बिल्कुल उनकी शान बढ़ाने से ज़्यादा मुझे लगता है शहबाज शरीफ की शान कम करने की कोशिश की गई है कि ये इसकी से मैंने ये अख़ज़ किया। मैं आपका व्यू चाहूँगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अंदाज़ा हो गया कि ये रिटायरमेंट प्लान शहबाज शरीफ साहब का आ गया है और इनका नाम नहीं चलेगा। अब क्या नारा है, वोट को इज्जत दो तो चल नहीं सकता। और जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, तो ये जो है इसके बाद तो इनको बेचा नहीं जा सकता। ये पिछले 15 माह की जो परफॉर्मेंस है, तो ये नवाज शरीफ साहब का आपके ख्याल में ये स्लोगन के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और उन्हें जो उसके साथ उम्मीदें भी लगा दी हैं, सर्वे बताया है कि वो 110 सीटें जो है नेशनल असम्बली की और 200 सीटें पंजाब में प्रोविंशियल असम्बली की ले जाएंगे। आपका व्यू ऑन दिस क्विकली? देखिए आमिर, एक चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन जो है वो जो लगता यही है कि 8 या 9 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और उस नुक्ते नज़र से फिर 90 डेज़ मीनिंग नवंबर में इलेक्शंस होंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब मिड सितंबर में भी आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना वक्त होगा कि वो इतनी कैंपेन कर सकें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए वॉकओवर तो नहीं है, तो इतना इजी नहीं होगा। तो वो तो ये चाह रहे थे और गालिबन दुबई की मीटिंग में ये बात भी हुई थी कि इलेक्शन को किसी तरह मार्च तक ले जाया जाए, लेकिन वो कानूनी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता था जो कि आज की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो बनाए हैं, और अच्छी बात है कि कंसेंसस से बन गया, वो अगर उसको भी सामने रखें तो सिवाय इससे कि सेंसस के मसले पे कोई इशू खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए, वरना तो कोई तरीका नहीं है इलेक्शन को जो है फरवरी तक घसीटने का। तो अगर इलेक्शंस वक्त पर होते हैं, यानी नवंबर में इसके अंदर जो मज़र जो आपने कहा ना, अगर टाइम पे होते हैं, हाँ। ये अभी जब इस तरह के हमें राना सनाउल्लाह साहब का ये जब बयान आता है कि इकोनॉमिस्ट होगा, तो उससे जो इंसान अखज़ कर सकता है या करता है मेरे जैसे लोग कि इकोनॉमिस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इस वक्त जो IMF की जो रिपोर्ट आई है और उसकी तो टाइम नहीं रह गया उसकी तफसीलात में जाने का, कि उसके बाद बहुत ज़्यादा इकनॉमिक सिचुएशन है और बिल्कुल समझ आता है। और लोग कह रहे हैं कि कोई जो है हफीज़ शेख या बाकर रज़ा टाइप लोगों के नाम आ रहे हैं या उनके भी नाम आ सकते हैं, हाँ। तो इस टाइप का किसी को लाया जाए, मगर उस पर लोग ये भी शक कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत के पास बड़े महदूद इख्तियार होते हैं, बुनियादी काम उनका इलेक्शन करवाना होता है, तो उससे फिर इलेक्शन डिलेज़ की कि जनाब ये शायद एजेंडा नहीं है और लॉन्गर केयर टेकर शायद पीरियड हो जाए, तो ये इस तरह के भी शक पड़ जाता है। क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है आमिर, बहुत लंबे अरसे तक इलेक्शन घसीटता। मेरे ख्याल में तो नवंबर में इलेक्शन के बारे में कम अज़ कम पीपल्स पार्टी काफ़ी क्लियर नज़र आती है, मुस्लिम लीग नून भी उसको वो कर रही है। सिर्फ नून लीग का, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नून लीग की प्रॉब्लम ये है कि मियाँ साहब ज़ाहिर है जब जस्टिस बंदियाल साहब उनके नज़दीक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जब रिटायर होंगे, अगर उसके बाद वो आते हैं मीनिंग आफ्टर 15 सितंबर, तो उसके बाद 1-1.5 महीने में आके वो पूरे पंजाब को पलट दें, मुझे वो सिचुएशन लग नहीं रही।
बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, इसलिए शायद उनके लिए एक टफ आस्क होगा। मैं क्विकली मज़र ये जो है ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि मुझे अभी ये इसकी तफसीलात आई हैं कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने अभी नेशनल असम्बली में खिताब किया है और उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है पैमरा की तैयारी पर वज़ीर आज़म, काबीना और तमाम स्टेक होल्डर्स को कि, और उसमें उन्होंने बताया है, क्लेम किया है कि ये पैमरा कानून की तैयारी के लिए अप्रैल 2002 से हम काम कर रहे थे और जॉइंट एक्शन कमेटी में मीडिया मालकान, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, पीएफयूजे का भी नाम लिया गया है, CPNE, बाकी तो मालकान की एसोसिएशन है, हमें नहीं पता कि उनमें से कितनी जो है मशावरत की गई है, मगर PFJ एक तो ये वैसे ही मुनक़सिम है हमारी, और आप को भी 35-40 साल हो गए हैं, मुझे भी कोई 35-40 साल के दरमियान में टाइम हो गया है। मेरे तक इतला नहीं आई कि इस तरह की कोई हमारी सहाफ़ती नुमाइंदों से कंक्रीट किस्म की कोई मशावरत की गई हो, तो ये पता नहीं अगर खुफिया तौर पे किसी ने किसी से कर ली हो तो ये बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात होगी। क्या कहेंगे आप? आमिर, अभी मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले BDM हुई थी इस्लामाबाद में PFUJ की, जिसके सदर अफजल भट्ट साहब हैं, तो उसमें तो ये कोई चीज़ अंडर डिस्कशन नहीं आई। तो मुझे नहीं पता कि अब रद्द-ए-अमल से पता चल जाएगा कि ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं। BDM लोगों की, नाजरीन की इतला के लिए कि सहाफ़ती हमारी यूनियन की जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीटिंग होती है जिसमें तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ी इकट्ठे होकर सहाफ़ती मसाइल डिस्कस करते हैं, ये BDM उसका मुखफ़िफ़ है। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी हमने CPNE में भी कुछ जॉइंट मूव बना रहे थे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, उसमें भी ये बात कभी सामने नहीं आई। अब मरियम औरंगज़ेब बता सकती हैं तो बता दें कि वो कौन सी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें उन्होंने ये ड्राफ्ट शेयर किया है और इस ड्राफ्ट पे सब ने एग्री किया है, क्योंकि आई डाउट कि इस ड्राफ्ट पे सब एग्री कर जाएंगे। नहीं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वजारत के साथ मिलकर ये कानून बनाया है। ये मीडिया पता नहीं हमारे मुल्क का है या किसी और मुल्क का है या पता नहीं कोई PTV के लोग भी मीडिया हैं, उनसे बात करके जो है ना, और रेडियो पाकिस्तान से बात करके जो है ना, उन्होंने उनकी मशावरत से ये कानून बना लिया। मुझे नहीं पता आमिर, मैं नहीं कह सकता, मुझे PBA का आपको आप जो है ट्रेड यूनियनिज्म के अंदर जो है सहाफ़ती जो है पिछले मेरे ख्याल कुछ 3-4 दफ़ा तो आप कम से कम प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है आप जैसे लोगों को हमें वापस लाना पड़ेगा कि कम से कम आप मुशावरत तो कर लेते थे, कि कुछ हमारे जैसे लोगों से भी पूछ लिया जाता था, और भी हमारे से भी ज़्यादा मोतबर लोग हैं, इनसे मुशावरत की जाती थी, ऐसे मौके पे बुलाया जाता था। आमिर, कल या परसों में देख लेते हैं ना, दायरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई रिएक्शन तो उस पर आएगा। अभी तो हम देख लेंगे कि अगर मशावरत की होगी तो दायरे उन्हें, और उनकी मशावरत से अगर बनी है तो उनका रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए। लेकिन जो मैंने अभी शेयर की है ये मुख्तलिफ यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उधर से तो मुझे ये तासुर नहीं मिल रहा कि ये ऑन बोर्ड है। अब कोई बाला चीज़ हुई हो तो यार मैं कह नहीं सकता, लेकिन आई डाउट कि ऑल द मीडिया स्टेक होल्डर्स हैव एग्रीड ऑन दिस ड्राफ्ट। बहरहाल जिस तरीके से ये किया जा रहा है और जिस जल्दी में किया जा रहा है कि बिल्कुल जाते हुए दिनों के अंदर जो है एक मीडिया के ऊपर एक बहुत, मैं समझता हूँ, भारी किस्म की ज़र्ब लगाने की ये जो कोशिश की जा रही है, ये बड़ी क्या इसको कहेंगे कि एक बड़ी गैर मुनासिब है, गैर अखलाकी है, और ये चलेगी नहीं। अगर गवर्नमेंट का इससे जो मकासद हैं तो वो जो भी मकासद हैं वो पूरे नहीं होंगे। ऑलरेडी जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, टीवी से लोग दूर जा रहे हैं क्योंकि हम सच नहीं पेश कर पा रहे कदगनों की वजह से, और सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा, हमें तो फिर भी दबा लेते हैं। इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया मज़र साहब, माज़रत, बेहद माज़रत, वक्त नहीं है आपका, शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।